देखना क्लास स्टार्ट हो गई। तो अपन स्टार्ट करें फिर। हम्म। ठीक। आ गया, इसमें भी मैसेज आ गया। चलो। तो पॉक्सो हम पढ़े आज। पॉक्सो के अंदर बात करें, आप प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की बात करें, तो इसके अंदर आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस के अंदर आपके सिर्फ सेक्शन 2 से लेकर के 12 तक है। ठीक है। यानी सेक्शन 1 2 इसका, और सेक्शन 3 से लेकर के 12 जो ऑफेंसेस के बारे में है, प्री का सिलेबस ये है। इसके अलावा और इस लेजिस्लेशन में क्या है, इस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑफेंसेस हैं 12 तक, और पोर्नोग्राफी से रिलेटेड 13 14 15, मतलब 20 तक ऑफेंसेस हैं, 19 तक। फिर इसके बाद प्रोसीजर बताया है कि पॉक्सो के ऑफेंसेस में ट्रायल से रिलेटेड, ना इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, इंक्वायरी से रिलेटेड क्या स्पेशल प्रोविजंस है, इसके बारे में बाकी के सेक्शंस में बात होती है। अब आपके प्री के सिलेबस के हिसाब से क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, कल जैसे मेंस का पेपर एपीओ का मैंने देखा, तो समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ माइनर लेजिस्लेशन में सेक्शन रटने का जमाना चला गया। बेसिकली अभी तक ऐसा हो रहा था कि माइनर लॉस में, और मुझे लगता है कि अभी 2 4 साल तक ऐसा रहेगा कि जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है माइनर लॉस में वो सेक्शन बेस्ड ही होगा। लेकिन कब कौन से एग्जामिनर का दिमाग में क्या आ जाए और एग्जामिनर इसके अंदर से किस प्रकार का सवाल बनाने लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए माइनर लॉस को भी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। सिर्फ सेक्शन याद करने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एपीओ मेंस के अंदर सवाल आया, पॉक्सो से ही आया था, स्किन टू स्किन जजमेंट के बारे में आया सवाल। एक जजमेंट था, जजमेंट का कितना क्रिटिसिज्म हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। कॉन्सेप्ट उसका यही था कि साहब, जब तक बॉडी टू बॉडी टच नहीं है तब तक सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ कपड़े पहने हुए अगर लड़की ने, या जो है जो विक्टिम है, तो कपड़े पहने हुए के ऊपर से अगर आप कोई काम करते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ऐसा उनका जजमेंट था, ऑर्डर था, जिसके ऊपर रोक लगा दी गई। ठीक है। हालांकि जो सवाल था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के दूसरे इंटरप्रिटेशन की तरफ जाता था, और दूसरा ही उसके अंदर डिस्कशन था। नेवरदलेस, पॉक्सो के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ऑफेंसेस क्या हैं इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट ये भी समझना जरूरी है कि पॉक्सो का ऑफेंस, ये जो एक्ट है, लेजिस्लेशन आया क्या, और आया क्यों, इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है, और व्हाट वाज द नीड टू इनैक्ट अ लेजिस्लेशन लाइक पॉक्सो। नीड क्या थी, देखिए, इसकी कहानी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं एक एक केस लॉ से। अभी हम बात भी कर रहे थे बिफोर क्लास, सुबह में, अभी जब इन लोग अनन्या लोग बैठे थे तो हम बात कर रहे थे। एक है रुचिका गहरोत्रास केस। ठीक है। अगर आप केस का नाम चाहें तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, एसपीएस राठौर वर्सेस सीबीआई। इसके अंदर आपको इसके सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। 2016 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। मतलब बेसिकली ये अपील थी, और अपील में जो है कोर्ट ने कन्विक्शन को बरकरार रखा। हाँ, सजा को कम कर दिया, जो सजा थी उसको 1.5 साल से 6 महीने की सजा कर दी। अब था क्या कि देखिए, रुचिका गिरहोत्रा करके एक लड़की थी। ये 12 अगस्त 1990 की बात है। लड़की की उम्र 14 साल थी, 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, चंडीगढ़ में किसी स्कूल के अंदर। हुआ ये कि एक आईपीएस थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उस समय, एसपीएस राठौर। ठीक है, वहां पे चंडीगढ़ में। और वहां पे वो कोई ब्यास मैनेजमेंट कमिटी करके ऐसा था, और जो है उसके अंदर मैनेजमेंट बोर्ड था, उसके अंदर में जो है विजिलेंस और उसके क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के रेवेन्यू थे। ठीक है। उसके वो थे, डायरेक्टर थे। अब जो है उन्होंने क्या किया था, एक हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन, हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन करके जो है इस तरीके से एक एसोसिएशन बनाया था इन्होंने, एसपीएस राठौर ने। और उसके बाद क्या किया था कि इसके चेयरमैन थे ये खुद ही, और ये बढ़ावा दे रहे थे लॉन टेनिस को जो है विद इन द, वो क्या कहते हैं, प्रेमाइसेस। तो जो है इन्होंने अपने ही ऑफिस के गराज में, मतलब अपने ही घर के गराज में इसका जो हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन है, इसका ऑफिस बना रखा था।
और वहां पे इन्होंने इन दो लड़कियों को, ये रुचिका और इसकी एक सहेली थी, उसको बुलाया कि जो है टेनिस खेलने के लिए और ये वो सारी चीजें। और अगले दिन जो है जब ये पहुंची, यानी कि 12 अगस्त को ये पहुंची, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी फ्रेंड को भेज दिया कोच को बुलाने के लिए, और वहां पे इसको मोलेस्ट किया ऑफिस के अंदर। मीनवाइल वो लड़की आ जाती है, फिर वो उसको दोबारा से भगाने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चली जाती है लड़कियां। फिर क्या होता है, 3-4 दिन ये लड़कियां किसी से कुछ नहीं बताती हैं। फिर वापस से 16 अगस्त को ये आती हैं वहीं लॉन टेनिस के ग्राउंड के अंदर टेनिस खेलने के लिए। और मीनवाइल जो है एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि आपको जो है चेयरमैन साहब बुला रहे हैं ऑफिस के अंदर। फिर ये लड़कियां नहीं जाती, अपने घर चली जाती हैं और घर वालों को इन्फॉर्म करती हैं। और फिर जो है वहां के देन डीजीपी को ये लेटर लिखा जाता है। इसके घर वाले, लड़की के घर वाले बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा घटना हुई है। और डीजीपी द्वारा, भाई क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन की। और उस समय आईपीसी में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्सुअल हरासमेंट का या सेक्सुअल असॉल्ट का एग्जिस्ट करता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ले दे के सेक्शन 354 था, जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के बारे में बात करता था, मॉलेस्टेशन जिसके अंदर हम ला सकते हैं। ठीक। अब कंप्लेंट की जाती है सीधे डीजीपी को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, और उसके बाद जो एक इंक्वायरी की जाती है, और इंक्वायरी के बेसिस पे एक एफआईआर जो है रजिस्टर किया जाता है। इनके बेसिस एफआईआर रजिस्टर करने के बारे में बात होती है, किया नहीं जाता है रजिस्टर। प्राइमा फेसी इनको डीजीपी जो है दोषी पाते हैं और इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि भाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, इन्फ्लुएंस होगा पुलिस के अंदर सारी चीजों के अंदर, और कुछ हो नहीं पाता। और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है इनकी, सॉरी क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चंडीगढ़ के अंदर होती है, उसके उसको भी ये हेड कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो इंस्टेड ऑफ जो है विक्टिम को किसी प्रकार की सहायता देने या इन्वेस्टिगेशन करने के, उनको हरास करना स्टार्ट कर देते हैं, विक्टिम के फैमिलीज को। मदर इसकी होती नहीं है, सिर्फ फादर होते हैं और एक ब्रदर होता है, वो भी इसी एज का लगभग। और उसके ब्रदर को ये लोग क्या करते हैं, फॉल्स केसेस में उठा लेते हैं। 13-14 साल का लड़का है, उसको गाड़ी चोरी के अपराध में उठा लिया जाता है। ठीक। उसके ऊपर 11 मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं कार थेफ्ट के। और उसको जो है हवालात में रखा जाता है और पीटा जाता है, इतना उसको पीटा जाता है कि वो 2-3 दिन तक अनकॉन्शियस रहता है। जब उसको कई दिन तक थाने में रखा जाता है बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी और प्रोसेस के, तो ये लड़की क्या करती है, मीनवाइल सुसाइड कर लेती है बिकॉज ऑफ दैट हरासमेंट। इसको, इसके घर वालों को, इस लड़की को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, ये ग्राउंड देते हुए कि फीस नहीं जमा है। जबकि लेटर ऑन ये पता चलता है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फीस नहीं दिया। इनफैक्ट आयरोनिकली ये जो एसपीएस राठौर थे, इनकी लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, उसी क्लास में पढ़ती थी, उसकी भी फीस नहीं जमा थी टाइमली जो है, और उसको नहीं निकाला गया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन इसको निकाल दिया गया था। तो इस हरासमेंट से मतलब वो करते हुए उस लड़की ने इवेंचुअली सुसाइड कर लिया। फिर बात आगे बढ़ी और फिर हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और सीबीआई कोर्ट ने इनको पहली बार कन्विक्ट किया 2010 में। कब जाकर के सोचिए, 93 में सुसाइड कर लेती है, 90 में मोलेस्टेशन होता है, और 2009 में सीबीआई कोर्ट जाकर के इनको पहली बार कन्विक्ट करती है। वो भी कितना, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि 354 में आप देखेंगे तो पहले भी 2 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट थी, उससे ज्यादा थी नहीं। 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपए का फाइन जमा करते हैं। और क्योंकि इतनी कम इम्प्रिजनमेंट थी, तो तुरंत जो है कन्विक्शन के बाद बेल मिल जाती है। ये भी हम 389 सीआरपीसी में पढ़ते हैं, 389 सबसेक्शन 3 में। सीबीआई क्या करती है, रिवीजन डालती है बिफोर द कोर्ट, पनिशमेंट एनहेंसमेंट के लिए। पनिशमेंट एनहेंस कर दी जाती है, इवेंचुअली इनकी 1.5 साल की पनिशमेंट कर दी जाती है, 1.5 ईयर की पनिशमेंट कर दी जाती है। और फिर ये अपील करते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करता। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 2016 में, देखो 1990 से ये मामला स्टार्ट होता है और 2016 में जाकर के फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इनको कॉन्विक्ट करता तो है, लेकिन कहता है कि सेंटेंस जो है इनकी उम्र को देखते हुए, भाई उम्र हो ही गई थी उस समय, बीमारी थी और ये वो तमाम चीजें थी, मेडिकल कंडीशंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को देखते हुए वापस से 1.5 साल की जगह 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट कर देती, जो वो पहले ही जेल में काट चुके थे, और रिलीज हो जाते हैं। मतलब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी जेल के बाद, कन्विक्शन के बाद इनको एक भी दिन जेल में नहीं रहना पड़ा। मीनवाइल जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये आदमी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डीजीपी भी बना।
पुलिस मेडल भी मिला इस व्यक्ति को, सारी चीजें इसके जीवन में हुई, लेकिन साइड बाय साइड आप देखेंगे एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। अब 2010 में जब पहली बार कन्विक्शन इस व्यक्ति का 2009 में दिसंबर में कन्विक्शन हुआ, तो इस कन्विक्शन के बाद ये समझ में आया कि साहब जो हमारे लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, वो कहीं पे भी इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो लॉज हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है। अब इनसफिशिएंसी की वजह से मांग उठने लगी कि ऐसे स्पेसिफिक लॉज बनाए जाएं जो चिल्ड्रन या वुमेन वुमेन या बच्चों से, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है स्पेसिफिक लॉज बनाते हो और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रावधान लेकर के आते हो, और ऐसे स्पेसिफिक ऑफेंसेस को पहचाना जाए जो बच्चों या महिलाओं के अगेंस्ट में होते हैं और उनको और ज्यादा एफिकेशियस मैनर में हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए। अब इससे पहले भी 2009-10 से पहले, बहुत पहले 1992 में कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रंस राइट के ऊपर जो कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस का, उसको भारत ने रेटिफाई कर रखा था 1992 में। और 1992 के इस रेटिफिकेशन या इस कन्वेंशन के तहत भारत को चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड राइट से रिलेटेड लॉज अपने आप बनाने थे। ठीक है, हमने नहीं बनाए थे। 2010 में इस घटना, पूरी घटना होने के बाद ज्यादा मांग उठने लगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए या ऐसे लॉज बनाए जाए स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो। तब क्या होता है, तब यहाँ से सरकारें जागती हैं और एक लेजिस्लेशन के बारे में बात होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि 1992 में हमने जैसे अभी बताया कि साहब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसको हम साइन करते हैं, रेटिफाई करते हैं, रेटिफाइड था 1992 में। और इसके बाद जो है यहां तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसी तरीके से आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, उसकी तरीके से उसी में एक और कन्वेंशन है, सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में बात करता है, ये 2005 का प्रोटोकॉल है, तब भी कुछ नहीं हमने किया था। फिर इसके सस्टेनेबल गोल्स के अंदर ये था कि साहब हमें क्या करना था, एंड करना था वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एंश्योरिंग देयर वेल बीइंग एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो ये कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके तहत हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉज बनाने थे लेकिन हमने नहीं बनाए थे। अब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ करते थे, अब 2000 में ही बना था, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील नहीं करते थे या ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बात नहीं करते थे। फिर क्या होता है देखिए, 2010 में एक हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स है। ठीक है, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। ये क्या करता है, पहली बार ये इनिशिएटिव लेता है और ऐसे एनजीओ जो बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल तुलीर, इस एनजीओ के साथ मिल करके एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन या इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करता है। देन अराउंड द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो भी तुलीर इसी एनजीओ को कॉल करती है और उनसे कंसल्टेटिव प्रोसेस अपना स्टार्ट करती है, ताकि वो रिकमेंड कर सकें लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस से। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक ड्राफ्ट लेकर के आती है, ड्राफ्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बिल 2010 का, जिसके अंदर वो प्रपोज किया जाता है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड सर्टेन अमेंडमेंट्स या चेंजेस करने थे। ठीक है, लेकिन हालांकि ये बिल कभी पिक्चर में आ नहीं पाया, 2010 में जो आना था ये कभी आ नहीं पाया। और इवेंचुअली निर्भया के बाद 2013 में हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट देखते हैं, जो और ज्यादा इससे अच्छा या इससे और ज्यादा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव था। फिर जुलाई 2010 में क्या होता है, अ ड्राफ्ट बिल ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वाज सर्कुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक चिल्ड्रन के सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड किया। साइड बाय साइड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल एक और प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो दो बिल हो गए, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और एक बिल हो गया वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा, यही सेम सब्जेक्ट मैटर पे। फिर ये जो बिल था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये बिल 2011 में राज्यसभा द्वारा पास किया गया। और फिर पॉक्सो एक्ट बनता है दोनों हाउसेस में पास होने के बाद 2012 में। और फिर ये 2012 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, चिल्ड्रंस डे वाले दिन, जैसे जो चिल्ड्रंस डे है उसी दिन पे ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो देखिए पॉक्सो में क्या दो दो तीन बातें हो गई इससे रिलेटेड। 19 जून 2012 को ये इनैक्ट होता है, यानी प्रेसिडेंट की एसेंट इसको 19 जून 2012 को मिलती है। और सेम ईयर में 14 नवंबर को
जून में पास होता है और नवंबर में 14 नवंबर को ये एनफोर्स हो जाता है। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफ ये है लेजिस्लेशन है। इसको एनफोर्स कब किया जाता है? चिल्ड्रंस डे वाले दिन जो है इसको एनफोर्स किया जा रहा है 2012 में, सेम ईयर के अंदर। ठीक है, तो एक बात ये एनफोर्समेंट की याद रखिएगा। ये सब सवाल आ सकता है, ये इसलिए भी आ सकता है क्योंकि इसके साथ ना एक ये चीज जुड़ा हुआ है कि साहब 14 नवंबर क्या होता है? चिल्ड्रंस डे होता है। और चिल्ड्रंस डे के दिन चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पॉक्सो को लाया जा रहा है। तो ये जो चीज है ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है ये। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब आते हैं हम लोग लेजिस्लेशन की तरफ। अब लेजिस्लेशन को अगर हम लोग देखें, लॉन्ग टाइटल क्या कहता है? तो जो आपने घटनाएं देखी अभी तक, आपने देखा, आपने क्या पाया कि साहब हमारे यहाँ क्या कमी थी? लॉ नहीं था जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। स्पेसिफिकली कोई ऐसा लॉ नहीं था, कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं थे, कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे, कोई भी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसकी वजह से हम या जिसकी मदद से हम बच्चों के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल ऑफेंसेस को स्पेसिफिकली रोक सके, ठीक है, या उसको जस्टिस दे सके। तो ऐसे में इसका जो लॉन्ग टाइटल है वो यही बताता है हमें कि क्यों लाया गया इसको। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। पहला पर्पस क्या है इसका? सेक्सुअल असॉल्ट से रोकने के लिए। दूसरा, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ठीक, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, इन तीनों चीजों को रोकने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है। ठीक है साहब, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनसे बचाने के लिए बच्चों को। एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, तो मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू ये तो कॉमन है, सभी में होता है। ठीक, स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए ट्रायल, ये एक बात हो गई। तो कुल मिलाकर के दो बातें हो गई इसके लॉन्ग टाइटल में। पहली बात क्या हो गई? पहली बात ये होगी कि साहब प्रोटेक्शन देना है हमें बच्चों को। ठीक है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में देना है? तीन चीजें हैं ना, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। ठीक, दूसरा क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स। और तीसरा, मैटर्स, कैसे मैटर्स? कनेक्टेड, कनेक्टेड और इंसिडेंटल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो इसके लॉन्ग टाइटल में है। ठीक, अच्छा, जब हम इस लेजिस्लेशन को देखते हैं तो सेक्शन 1 से पहले आपको क्या दिखता है? लॉन्ग टाइटल दिखता है और प्रियम्बल दिखता है, दोनों ही चीजें दिखती हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड से देयर टू तक, ये क्या है? ये चीज है इसकी लॉन्ग टाइटल। और जो वो सेंटेंस आप देखते हैं ना, वेयर एज, जहां जहां वेयर एज लिखा हुआ है, वेयर एज इट वाज एक्सपीडिएंट, और नीचे लिखा हुआ है इट इज हियर देयर बाई या हियर बाई इनएक्टेड एज फॉलोज, ये क्या हो गया इसका? प्रियम्बल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ ना, बी इट इनएक्टेड इन द 62nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 62वां ईयर है ना, 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अब ये हो गया लॉन्ग टाइटल, इसके बाद आता है आपका इसका प्रियम्बल। ठीक है, हालांकि वर्ड प्रियम्बल अलग से लिखा नहीं हुआ है या लॉन्ग टाइटल लिखा नहीं हुआ है, हम तो अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की नॉलेज से ये जानते हैं कि साहब ये प्रियम्बल का पार्ट है और ये इसके लॉन्ग टाइटल का पार्ट है। तो वेयर एज वाला जो वर्ड है वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है इसका? इसका स्टार्ट हो रहा है प्रियम्बल। अब से देखिए, ये बता रहा है कि साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, किस चीज की? कि साहब हम क्या कर सकते हैं? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल लॉ लेकर के आ रहे हैं, पॉक्सो, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ लेकर के आ रहे हैं। अब जैसे जो आपका ये लेजिस्लेशन है 354 आईपीसी जो हुआ करता था, आईपीसी में इससे पहले तक या आज भी बीएनएस के अंदर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। वो किसको बेनिफिट देते हैं? सिर्फ महिलाओं को देते हैं। एक मेल चाइल्ड को प्रोटेक्शन किस में मिलता है? सिर्फ पॉक्सो के अंदर। तो जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस बनाने के लिए और जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन देने के लिए पॉक्सो आया। वो हमने कैसे, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में, जो कहता है
कि notwithstanding anything provided in this article, the state shall have power to make any special provision for women and children। ठीक, फिर इसके बाद देखिए कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसका इंडिया क्या बना, पार्टी बना, इंडिया एसेटेड ऑन 11 दिसंबर 1992। तो 11 दिसंबर 1992 को हम जो है हमने क्या किया, इसको रेटिफाई कर दिया, इस कन्वेंशन के पार्टी बन गए। फिर इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये भी क्या है, ये एक पर्पस है या एक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से लेजिस्लेशन आया। बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि साहब उसके हिज और राइट टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये प्रोटेक्टेड हो और रेस्पेक्टेड हो बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मींस एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। अब देखिए जो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है ना बेटा, इसको देखिए, आज के समय में हम जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस के जो विक्टिम है या इनफैक्ट आजकल तो अक्यूज्ड की भी हम पब्लिक में फोटो नहीं दिखाते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक नहीं करते। विक्टिम का तो करना क्या है, स्पेसिफिकली ऑफेंस है, पनिशेबल है अंडर बीएनएस या पहले आईपीसी में भी था। तो विक्टिम की फोटो वगैरह ये दिखाना ये सब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा है जिसके साथ अगर ऑफेंस हो रहा है, उसकी भी हम फोटो और उसकी सारी डिटेल और वो सब पब्लिकली अवेलेबल, और आप देखेंगे कि इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है इसकी फोटो, ये जो अभी हम पीछे देख रहे थे ना, इसकी फोटो अवेलेबल है, ये सॉरी ये जो लड़की है इसका रुचिका की, ये जो फोटोग्राफ आप ये देख रहे हैं इंटरनेट पे एकदम साफ साफ अवेलेबल है, सब कुछ ना कुछ ब्लर किया हुआ, ना वो जो एक ना काली पट्टी आंखों पे लगा देते हैं वैसा कुछ नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल सब कुछ है इसके अवेलेबल। हालांकि ये नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग जो जब ये चीजें बाहर आती हैं तो मीडिया को सेंसिटिव होना चाहिए इन सारी चीजों को रोकने के लिए। तो ऐसा कोई लॉ था नहीं पहले, इस लॉ ने क्या किया है, यहाँ पे पहली बार प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बनाने के लिए लेकर के आया प्रोविजंस। फिर इसी जुडिशियल प्रोसेस में क्या करना, ऑल स्टेजेस में कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी, इट इज इंपेरेटिव दैट द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड आर रिगार्डेड एज बीइंग of the paramount importance at every stage to ensure the healthy physical emotional intellectual and social development of the child। ठीक है, तो इस लेजिस्लेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको पैरामाउंट मानते हुए हर स्टेज पे उसके हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, फिर sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crimes and need to be effectively addressed। तो एक और पर्पज ये है कि साहब क्योंकि ये ऐसा है कि जो बच्चों के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो हीनियस क्राइम है, हीनियस ऑफेंस है, और पॉक्सो से पहले तक ना ही ऐसा कोई मतलब लेजिस्लेशन था या ना ही कोई प्रोविजन था जो इनको हीनियस ऑफेंस की तरीके से पनिश कर रहा हो। ठीक, बहुत ही लाइट या बहुत ही छोटी पनिशमेंट है, थी हुआ करती थी। तो पॉक्सो पहली बार क्या कर रहा है, इसको एज अ हीनियस ऑफेंस ट्रीट कर रहा है और उसी तरीके से पनिश कर रहा है। तो इन सब पर्पजेस के साथ ये पॉक्सो एक्ट आता है। अब ये जितने वेयर एज वाली लाइन है, इसको क्या करना है, इसको समझना है, याद करना है। क्यों याद करना है, कैसा सवाल इससे आ सकता है, इससे सवाल ये आ सकता है कि पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द पर्पस ऑफ पॉक्सो। ठीक है, और फिर 4 स्टेटमेंट दे देगा। अब आपको अगर वो पांचों 6 स्टेटमेंट याद नहीं है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, आप एक दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ये इजी वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन सारों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेजिस्लेशन की तरफ। तो पहला सेक्शन में वही होता है कि साहब क्या है, सेक्शन 1 क्या कहता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्सटेंड कहां तक करता है, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। एनफोर्समेंट डेट कब है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे करके कौन सी डेट रखी है, 14 नवंबर 2012 की। ठीक है साहब, ये डेट है। वीडियो क्यों पॉज हो जा रहा है यार बार बार, तुम लोग वीडियो पॉज हो तो यार रिफ्रेश कर लिया करो एक बार, एक बार वीडियो रिफ्रेश कर लिया करो अपने एंड से ना। पॉज होगा नहीं वैसे तो, होना नहीं चाहिए वैसे पॉज।
रिफ्रेश कर लिया करो, नेटवर्क वगैरह का इशू। हाँ, वो क्या है ना कि नेटवर्क वगैरह का कभी कभार इशू रहता है तो उससे हो जाता है। हाँ, हो जाता। तो वो अब भाई सर्वर से है, वहां से है, मतलब हजारों लोगों के ऐप हैं क्लास प्लस पे, हजारों लोगों की क्लासेस चल रही हैं, उनका क्लाउड कभी कभार नखड़ा करता होगा, क्लाउड में कोई हवाई जहाज घुस जाता होगा, तो क्लाउड स्पेस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता होगा। चलिए, अब देखिए डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। डेफिनेशंस में क्या क्या है, पहले यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस है, ये इस पेज पे जो डेफिनेशंस है, ये सारी किसकी डेफिनेशंस है, ये ऑफेंसेस की डेफिनेशंस है। ठीक है, जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये बता क्या रहा है, हम यही बता रहे हैं सिंपल कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब होगा जो उस सेक्शन में दिया हुआ है, इस वर्ड का क्या मतलब होगा जो उस सेक्शन में दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन बता नहीं रहा है, बस वहां सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो सबसे पहले क्या है, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। डेफिनेशंस कैसी हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट क्या है, हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में जैसा असाइंड है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, वैसा ही माना जाएगा। फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसको माना जाएगा, हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो लिखा हुआ है उसी को माना जाएगा। फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 3। ठीक, फिर सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इन सेक्शन 7। सेक्सुअल हरेसमेंट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 11। अब देखिए, यहां से तो कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें पता चलती नहीं है, सिंपल एक हमें चीज ये करनी है कि साहब ऑफेंसेस जितने हैं मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। एक ऑफेंस होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। ठीक है, एक ऑफेंस होता है पेनिट्रेटिव नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है। फिर इसके बाद है सेक्सुअल हरेसमेंट का। ठीक है, अब इनके एग्रीवेटेड फॉर्म्स है। देखिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसके बाद क्या आएगा, इसका एग्रीवेटेड फॉर्म आ जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक, फिर उसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट का क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है साहब, अब देखिए सिंपल बात है इसके अंदर, ये समझिए कि जब नॉर्मली ऑफेंस होगा तो वो क्या होगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। कुछ इसके एसेंशियल्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, अगर वो फुलफिल होते हैं तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में होते हैं, ये ऑफेंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन सर्कमस्टेंस या डन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर circumstances or done by a particular person, तो ये क्या बन जाता है, ये ऑफेंस एग्रीवेटेड हो जाते हैं दोनों ही। ठीक है, हरेसमेंट एग्रीवेटेड नहीं होता है, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सिर्फ ये दो ऑफेंसेस हैं जो एग्रीवेटेड होते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद इसके इस कहानी में और क्या है, इस कहानी में ये है कि सेक्शन 3 से ये स्टार्ट होता है। हाँ, हाँ, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अच्छा, वो पेनिट्रेटिव नहीं लिखा है। ठीक है, चल यार, पेन क्यों नहीं चल रही। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट,
और ये स्टोरी हमने क्या भी बात की कि साहब ये कहाँ से हो रही है, सेक्शन 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4 में पनिशमेंट, और सेक्शन 5 में फिर ये एग्रीवेटेड आ गया। ठीक, सेक्शन 6 में इसकी पनिशमेंट, सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट, और उसकी पनिशमेंट 8 में, और फिर सेक्शन 9 में क्या आ जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर 10 में इसकी पनिशमेंट, और सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है, और इनकी पनिशमेंट्स बीच में, सबकी पनिशमेंट इसके बाद, इसकी इसके बाद क्या आएगी, इसकी पनिशमेंट आएगी, इसके बाद इसकी पनिशमेंट आएगी, यहाँ फिर पनिशमेंट आएगा, यहाँ पनिशमेंट आएगा, यहाँ पनिशमेंट आएगा। ठीक है, ये ये हो गया आपका। अगला अगला सेक्शन बस जोड़ते जाइए, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, हाँ सॉरी, हाँ 4 के बाद 6, 6, 6, 7 के बाद सेक्शन 8, सेक्शन 9 के बाद सेक्शन 10, और सेक्शन 11 के बाद सॉरी 12, सेक्शन 12। ठीक है, इतने ही आपको पढ़ने हैं, बस यही है इसकी स्टोरी। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसके साथ, आपके लिए 3 याद करना आसान है, 5 याद करना आसान है। कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, पेनिट्रेटिव से स्टार्ट होती है। पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आएगा, उसकी पनिशमेंट आएगी, फिर वो इन अ गिवन सर्कमस्टेंसेस एग्रीवेटेड की सिचुएशन बताई जाएगी, तो एग्रीवेटेड आएगा, फिर उसकी पनिशमेंट आएगी। फिर इससे जो लेसर पनिशमेंट है वो क्या है, लेसर ऑफेंस है वो क्या है, पेनिट्रेटिव की जगह सिर्फ सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्सुअल असॉल्ट आएगा, फिर उसकी पनिशमेंट आएगी। फिर वही सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म, फिर उसकी पनिशमेंट आएगी। फिर उससे भी सिंपलर ऑफेंस क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट में एग्रीवेटेड फॉर्म नहीं इंक्लूडेड है, एग्रीवेटेड नहीं होता ये। ठीक है साहब, तो ऑफेंसेस की आपको ये सारी इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव और एग्रीवेटेड सेक्सुअल हो गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, और सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। इनकी आप दो दो की ग्रुप की बना सकते हैं। एग्रीवेटेड वाले दोनों किस में है, ए बी में है। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल पेनिट्रेटिव और सेक्सुअल असॉल्ट किस में है, एफ और आई में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किस में है, आपका जे के अंदर है। ठीक है, सिंपल 5 डेफिनेशंस आप इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर अब देखिए, चाइल्ड के लिए है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, तो चाइल्ड की डेफिनेशन होना जरूरी है। चाइल्ड की डेफिनेशन डी में, चाइल्ड का मतलब क्या है, मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड का मतलब क्या है, ऐसा बच्चा जिसकी एज क्या है, 18 साल से कम है। फिर इसके बाद आता है डीए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट। अब देखिए, पोर्नोग्राफी भी तो रोकना हमारे प्रियम्बल में था इसके अंदर, तो क्या है ये, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। तो विजुअल डिपिक्शन हम कर रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में विजुअल डिपिक्शन है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होना चाहिए, कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड्स फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, यानी एआई भी हो सकता है, इस indistinguishable form of an actual, जो डीप फेक वगैरह नहीं होता था, indistinguishable from an actual child, an image created, adapted or modified but appear to depict a child। ठीक है, ये डेफिनेशन कब ऐड की गई थी, ये डेफिनेशन ऐड की गई थी 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इसके अंदर ये डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 2019 में ऐड की गई। ऑफेंस तो आगे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, पनिशेबल है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन पहली बार 2019 में डाली गई। क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आता है बच्चे का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट का,
किसी भी फॉर्म में हो, ये फोटोग्राफ में भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं, वीडियो भी हो सकता है, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकती है, ठीक है, जो डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। फिर इसके बाद डोमेस्टिक रिलेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये क्यों दिया हुआ है? देखिए, जब हम अभी आगे एग्रीवेटेड पढ़ेंगे ना, एग्रीवेटेड ऑफेंसेस पढ़ेंगे, चाहे पेनिट्रेटिव का हो चाहे सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट का हो, वहां पे हमें पता चलेगा कि साहब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के साथ उसका ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति है जो उसके साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में है और डोमेस्टिक रिलेशन में आता है, ऐसे व्यक्ति जब ऑफेंस करते हैं बच्चे के साथ तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस होता है। या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर किसी बच्चे के साथ जो है ऑफेंस होता है तो वो भी क्या होता है? एग्रीवेटेड होता है। तो यहाँ पे हमें याद क्या करना है? यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हमें याद करना है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की मीनिंग क्या होगी? शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 के एफ में जहां पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइंड है, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की ली जाएगी। डीवी एक्ट की डेफिनेशन हम लेंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक याद रखिएगा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन कहां से? डोमेस्टिक वायलेंस से, ठीक है, वहां से लेकर के आएंगे। फिर शेयर्ड हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब है? means a household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? जहां पे वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो उस बच्चे के साथ किसी समय के लिए रह रहा है या रहा हो इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इन अ रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है, ब्लड हो चाहे मैरिज से रिलेशनशिप हो, वहां पे उसके साथ रहा हो। फिर religious institutions shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions Prevention of Misuse Act 1988। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? वही मतलब होगा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट के अंदर दिया हुआ 1988 के, ठीक है। क्या इसमें से कोई डेफिनेशन आएगी? इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट अगर देखी जाए तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड और डोमेस्टिक रिलेशनशिप की आ सकती है। ई और के की डेफिनेशन आप याद याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन क्या है? स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन है साहब वो जो 28 में बनाई जाए, यानी कि इसके अंदर एडीजे रैंक का मतलब एडिशनल सेशन जज की कोर्ट होगी, उसको क्या बना दिया जाएगा? स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से स्पेशल प्रोसिक्यूटर होगा जो 32 में है, तो कोई व्यक्ति होगा जिसके 7 साल का एक्सपीरियंस है उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना दिया जाएगा ओनली फॉर पॉक्सो केसेस, ठीक है। प्रेफरेबली इनको क्या बनाना है? महिला को बनाना है, लेकिन महिला नहीं है तो पुरुष हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर केस में सिर्फ महिला ही महिला होगी, जरूरी नहीं है। पॉक्सो कोर्ट मेल जज भी हो सकता है, मेल प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, उसी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेल भी हो सकता है इसका प्रोसिक्यूशन मतलब पॉक्सो के अंदर। अब देखिए एक डेफिनेशन है 2C के अंदर आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। तो पाकिस्तान का कौन सा जनरल था पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस वाला? हाँ, जो भी ना, हाँ यही नाम था, आसिफ मुनीर ही शायद। हाँ, तो देखिए जैसे पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस हैं वैसे हमारे भारत में भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं। इन आर्म्ड फोर्सेस के किसी व्यक्ति द्वारा अगर अपराध किया जा रहा है तो वो क्या होगा? एग्रीवेटेड माना जाएगा। वो कैसा अपराध होता है? एग्रीवेटेड अपराध होता है, ठीक है साहब। तो कौन आता है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर? डेफिनेशन में जब आप एग्रीवेटेड पढ़ेंगे वहां पे इन सबका नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है एनी पर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं? सारे आते हैं, देखिए एयर फोर्स के अंदर जो लोग हैं, आर्मी एक्ट के अंदर जो बनी है मतलब फोर्स, वो आसाम राइफल्स, बॉम्बे होमगार्ड्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, सीबीआई, आईटीबीपी, नेवी, एनआईए, एनएसजी, आरपीएफ, एसएसबी, स्पेशल एसपीजी। फिर टेरिटोरियल आर्मी एक्ट होता है एक, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं सिविलियंस जिनको कि आर्मी में मौका दिया जाता है काम करने का, और लोग होते हैं तो वो लोगों के टेरिटोरियल आर्मी में स्टेट पुलिस फोर्स और आर्म्ड कांस्टेबलरी, जैसे पीएसी वगैरह हो गई आपकी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, और बाकी जो स्टेट पुलिस है वो सब, ये सब लोग आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में आते हैं। इनका कोई व्यक्ति अगर है जो डिप्लॉयड है उस एरिया में और वहां पे वो ऑफेंस करता है
तो वो क्या होगा, एग्रीवेटेड ऑफेंस बना देगा इसको। ठीक है, यहां तक डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर है? अब देखिए ऑफेंस की तरफ आप चले। अब देखिए ऑफेंस आप जो है ये पढ़ लीजिएगा खुद से, ऑफेंस को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस आप पढ़ लीजिएगा, ऑफेंस आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। बस पनिशमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑफेंस कौन था? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो इसका मतलब क्या है, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट में क्या होगा, या तो पेनिट्रेशन होगा या तो पेनिट्रेशन का अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो एक क्लॉज इसके अंदर आता है, मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द विक्टिम सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। ठीक है, और कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो उनको मैनिपुलेट करता है अगर टू कॉज पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। पनिशमेंट क्या है इसकी देखिए, एक सिंपल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है, और ये है जब स्पेसिफिक बच्चे की उम्र है पनिशमेंट है, और यहाँ पे फिर अगर कुछ और ये कंपनसेशन के बारे में थर्ड क्लॉज बात करता है। देखिए पहला कहता है whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। ठीक है, पॉक्सो कब आता है? 2012 में। ठीक है, सुनिए मेरी बात, पॉक्सो आता है 2012 में। 2013 से पहले तक आईपीसी में जो सजा थी रेप की वो कितनी थी? वो सजा थी सिर्फ 7 साल, 7 years मैक्सिमम। ठीक है, shall not exceed 7 years, विच में एक्सटेंड टू 7 years था। तो 7 साल मैक्सिमम सजा हो सकती थी रेप के लिए। 2013 में अमेंडमेंट आया, फिर वो 10 साल और 20 साल का कॉन्सेप्ट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का और डेथ का कॉन्सेप्ट, वो जो वेजिटेटिव स्टेट में हुआ निर्भया की वजह से, वो सारी बातें आई। लेकिन उससे पहले तक रेप की सजा कितनी थी? सिर्फ 7 साल थी। ठीक, और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम दो जगह पनिश कर सकते थे, अगर फीमेल चाइल्ड है तो रेप के अंदर कर सकते थे, ठीक है, या फिर 377 के अंदर, और मेल चाइल्ड है तो सिर्फ 377 के अंदर कर सकते थे। ठीक है, तो उसकी सजा कितनी थी? उसकी सजा काफी कम थी कंपैरेटिवली, अगर आप देखें तो 7 साल है, और वहां पे क्या था, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती थी। यहाँ पे क्या है, मिनिमम 10 साल है, और 10 साल से ज्यादा तो होनी है, 10 साल कम से कम होनी है, 12, 15, 20 भी हो सकती है, या फिर दूसरे उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए काफी स्ट्रिंजेंट सजा है, काफी ज्यादा सजा होगी। तो सबसे कम सजा कितनी होगी इस मामले में? 10 साल, और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है सिंपल वाला। लेकिन अब यही अगर बच्चे की उम्र कम है, whoever commits penetrative sexual assault on a child, ठीक है, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, बिलो 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, कम से कम 20 साल, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life of that person and shall also be liable to fine। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कहता है साहब कि अगर बच्चे की उम्र 16 से कम है, चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, और आपने पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ऐसी सिचुएशन में पनिशमेंट कम से कम 20 साल की होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या अंतर है? यहां भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा है, यहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा है, लेकिन लिखा है विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। इसका क्या मतलब है? मर जाएगा तब बाहर निकालेंगे। हाँ, देखिए, इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब होता है अनन्या? नॉर्मली क्या मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का? नहीं, 14 साल और नहीं होता है कुछ। कितनी बार बता चुके हैं ये बीसीओ का। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है पूरी तरीके से जीवन, कम्यूटेशन नहीं। आमतौर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है? टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम बीएनएस में भी हमने पढ़ा था, और बीएनएसएस में तो पढ़ेंगे ही, और कई बार पढ़ा भी है कि कम्यूटेशन हो सकता है। किस चीज का कम्यूटेशन हो सकता है? इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बदला जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म में। तो इसको कितने में बदल सकते हैं? 14 साल में बदल सकते हैं। 14 साल, अगर डेथ भी एक पनिशमेंट है तो 14 साल कम से कम होगा, नहीं तो
कुछ भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 7 साल, 10 साल, 8 साल का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेथ भी है तो मिनिमम 14 साल का करना ही करना है, ठीक। अब देखिए, जहां पे ये लिख दिया गया, यानी इस ऑफेंस में ये लिख दिया गया कि टिल द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका कम्यूटेशन भी नहीं हो सकता। ऊपर वाले में हो सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली हो और इसको 14-15 साल बाद छोड़ दिया जाए या 10 साल बाद छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो ये छूटेगा नहीं, ये बाहर नहीं आएगा, इसका कम्यूटेशन सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। तो दोनों के लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ये डिफरेंस है। सिंपल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, कितनी सजा होगी, कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहीं पे अगर जो विक्टिम है उसकी उम्र 16 साल से कम है तो कम से कम 20 साल, ज्यादा से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन विद नो कम्यूटेशन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और विद फाइन। फिर इसके बाद क्या होगा, एंड विद फाइन। फिर फाइन कितना होगा, द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम। फाइन किसको दिया जाएगा, विक्टिम को दिया जाएगा। जस्ट एंड रीजनेबल होगा किस लिए, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। तो अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है उस चाइल्ड के, उन मेडिकल एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होगा उस फाइन का अमाउंट, और वो फाइन का अमाउंट इतना होगा कि ताकि वो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सके और उसके रिहेबिलिटेशन के कॉस्ट को कवर कर सके, ठीक है साहब। और ये विक्टिम को पे किया जाएगा। आमतौर पे विक्टिम को फाइन पे नहीं किया जाता है। विक्टिम को अगर कंपनसेशन स्कीम के अंदर कंपनसेशन मिलता है तो ठीक है, या फिर कोर्ट फाइन में से कुछ अमाउंट दे सकती है। यहाँ पे क्या है, नेसेसरली फाइन किसको जाएगा, विक्टिम को जाएगा, ठीक है, चाइल्ड को फाइन दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होगा, सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन नहीं होगा। पेनिट्रेटिव में पेनिट्रेशन होगा किसी भी चीज का, आगे आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। लेकिन सजा कितनी है, अरे सजा भी इसी में होगी ना, हाँ सजा कितनी है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट सजा है shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, ठीक है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितनी हो गई थी, 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 20 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितना है, पेनिट्रेटिव नहीं है, सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट है, कितना, शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, और साथ ही साथ क्या होगा, फाइन भी होगा, ठीक है साहब। फिर इसके बाद आता है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं, बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ देता हूं। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, अ पर्सन, वही सेम है जो बीएनएस में भी आपने पढ़ा होगा, जो आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो रिड्रेसल और प्रोहिबिशन वाला जो एक्ट है उसमें भी पढ़ा होगा 2013 के, वही है। द पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल इंटेंट के साथ वो व्यक्ति क्या करता है, अटर करता है किसी वर्ड को, और मेक्स एनी साउंड or makes any gestures or exhibits any object or part of the body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of the body shall be seen by the child, ठीक है। तो बच्चे को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए क्या करता है, कोई शब्द बोलता है, कोई साउंड निकालता है, कोई जेस्चर करता है, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करता है, या कोई पार्ट ऑफ बॉडी एग्जिबिट करता है, ठीक। तो सेक्सुअल हरासमेंट है, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज इट इज सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। यही काम वो बच्चे से कहता है करने के लिए, उसकी बॉडी का कोई पार्ट एग्जिबिट कराता है। फिर शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ठीक है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल बच्चे को दिखाना। repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई सोशल मीडिया पे लड़की बहुत पसंद हो, उसकी उम्र देख लीजिएगा, अगर 18 से कम होगी और आप उसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे या मैसेज कर रहे होंगे तो आप सेक्सुअल हरेसमेंट का अपराध कर रहे होंगे। स्टॉकिंग भी है, लेकिन इस स्टॉकिंग के साथ साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट भी है पॉक्सो के अंदर, ठीक है, विच इज अगेन अ वेरी सीरियस थिंग। फिर क्या है, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other
mode of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act। तो किसी बच्चे की रियल इमेज हो, रियल फोटो हो या फिर मॉब्ड हो जो डीप फेक से बनाई गई हो और उसको जो है थ्रेटन कर रहे हो कि हम ये फोटो आपकी किसी को दिखा देंगे, ठीक है, ऐसा करना भी क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। entices a child for pornographic purpose और gives gratification therefore। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट और नॉट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो किसी भी चीज में सेक्सुअल इंटेंट है या नहीं है, ये फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, इट शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक, तो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को उकसाता है या ग्रेटिफिकेशन देता है तो वो भी क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। पनिशमेंट कितनी है, सेक्सुअल शैल बी पनिश्ड विद imprisonment of other description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो क्या हो गया, तीनों ऑफेंसेस। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट दो कंडीशंस है, 10 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट, 20 साल और लाइफ इंप्रिजनमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स, ये पनिशमेंट्स हो गई। यहां तक तो बात जो है वो बहुत ईजी है। अच्छा तुम ठोक रहे, हमके कोई डोर पे आया। फिर देखिए, अब मैंने आपको बताया दो ऑफेंसेस ऐसे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट जो एग्रीवेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, सवाल जो आपको आएगा वो यहीं से आ सकता है, बहुत चांसेस है कि यहां से सवाल आएगा। एक तो सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से सवाल आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट से सवाल आ सकता है, इनमें ऑफेंसेस से आ सकता है। बाकी एग्रीवेटेड फॉर्म में एक क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो इसको आपको याद करना है, ये एग्रीवेटेड होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन में, सिचुएशन में, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मैंने सिंपल करने की कोशिश की है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, बाकी आपको याद करना आपके ऊपर है। तो जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, अगर वो इन व्यक्तियों के द्वारा किया जाए या आगे के पन्ने में जो है उन परिस्थितियों में किया जाए तो वो क्या होगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा। जैसे अगर सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाए, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन किया जाए, जैसे मान लो कि कन्नलगंज थाने का कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएचओ हो, वो क्या करता है, इसी थाने के अंदर जो है किसी महिला, किसी मतलब लड़की या लड़के के साथ जो चाइल्ड है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। उसको यहाँ पे ये जाना जाता है कि साहब वो ये पुलिस ऑफिसर है, ये पता है, ठीक है, लोगों को जो यहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर अपने क्षेत्र में किसी केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो क्या करता है, उस केस से एसोसिएटेड किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो ऐसे में वो क्या कर रहा होगा, एग्रीवेटेड एक्ट कर रहा होगा। एग्रीवेटेड एक्ट यानी कि एग्रीवेटेड या तो सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव करता है तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसी तरीके से सेम सिचुएशन में मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, तो कोई आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति मान लो डिप्लॉयड है इस जगह पे या किसी कमांड के अंदर जो है वो किसी प्लेस पे डिप्लॉयड है, वो आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति, और वो अपनी ड्यूटीज के एरिया में, अपने जुरिस्डिक्शन के एरिया में किसी चाइल्ड के साथ ऑफेंस कमिट करते तो वो भी एग्रीवेटेड होगा। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन जैसा पुलिस ऑफिसर के लिए। पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर चाइल्ड के साथ करता है तो वो क्या होगा, एग्रीवेटेड ऑफेंस होगा। फिर कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट या स्टाफ में है, कहाँ के, जेल के, रिमांड होम के, प्रोटेक्शन होम के, ऑब्जर्वेशन होम के या किसी भी ऐसे प्लेस के जहाँ पे कस्टडी पे रखा जाता है बच्चों को, उस जगह का कोई कोई भी स्टाफ है, अगर वो बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वो एग्रीवेटेड होगा। उसी तरीके से किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या स्टाफ है, वो ऑफेंस करता है तो वो क्या होगा, एग्रीवेटेड होगा। आप सब लोगों ने अरुणा शानबाग का केस देखा ही था, यूथेनेशिया से रिलेटेड अरुणा शानबाग का केस। क्या हुआ था उसके अंदर, एक नर्स थी जिसको वार्ड बॉय ने असॉल्ट किया था, ठीक है, रेप कमिट किया था, एंड शी वेंट इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट, कोमा में चली गई। तो वैसे ही अगर कोई हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट या स्टाफ ऑफेंस करता है तो भी एग्रीवेटेड होगा। मैनेजमेंट या स्टाफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर होता है किसी भी बच्चे के साथ ऐसा, तो दैट विल बी अ एग्रीवेटेड फॉर्म। गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया जाता है चाइल्ड पे, ठीक है, या गैंग असॉल्ट किया जाता है, जो हम कहते हैं ना गैंग रेप,
तो एक से ज्यादा लोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा। यूज ऑफ डेडली वेपन, तो कोई हथियार या जलाने का जो औजार है या कोई धारदार हथियार है, उसको दिखा करके बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना या सेक्सुअल असॉल्ट उसका करना। फिर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बॉडली हार्म, इंजरी, सेक्सुअल असॉल्ट करना या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना और उसके साथ बच्चे को हार्म करना, इंजर करना, ये उसको क्या बना देगा, एग्रीवेटेड बना देगा। ठीक है, तो पहली कंडीशंस में ऐसे ऐसे लोग जब करेंगे तो क्या होगा, जैसे एग्रीवेटेड फॉर्म में चला जाएगा आपका वो ऑफेंस। ठीक, फिर इसके बाद आता है, अगर अगर जो असॉल्ट किया गया है उसके परिणाम स्वरूप इनमें से कोई एक चीज हो जाती है तो भी क्या होगा, असॉल्ट कैसा होगा, एग्रीवेटेड होगा। जैसे फिजिक फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी हो जाती है, जैसे अभी अभी मैंने अरुणा शानबाग का एग्जांपल दिया। वो जो नर्स थी वो कैसे चली गई, कोमा में चली गई, तो वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, फिजिकल इनकैपेसिटी में चली गई या मेंटल इनकैपेसिटी में, या उसको मेंटल इलनेस हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑफेंस, तो क्या होगा, ये एग्रेवेटेड फॉर्म होगा। उसी तरीके से अगर वो चाइल्ड प्रेग्नेंट हो जाता है, इन केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होगा, एग्रेवेटेड होगा। एज अ रिजल्ट अगर उसको इस तरीके का कोई डिजीज, HIV एड्स वगैरह, या अगर कोई इंफेक्शियस डिजीज और हो जाती है रिलेटिंग टू सेक्स, तो क्या होगा, एग्रीवेटेड होगा। या एज अ रिजल्ट ऑफ दैट असॉल्ट बच्चे की डेथ हो जाती है। आपने देखा ही होगा, न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि अ पर्सन कमिट्स अ रेप ऑन अ 2 month old child और अ 2 weeks old child एंड इवेंचुअली द चाइल्ड डाइज, तो ये क्या होगा, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। दोनों में सेम है, पेनिट्रेटिव में भी और सेक्सुअल असॉल्ट में भी, बस एक वी क्लॉज उसमें बढ़ गया है सेक्सुअल असॉल्ट में। फिर अब देखिए, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में करते हैं, कैसी परिस्थितियों में, बच्चे की मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी का फायदा उठाते हुए, कोई अनसाउंड माइंड का बच्चा है, कोई फिजिकली इनकैपेसिटेटेड बच्चा है, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड बच्चा है, उसके साथ करते हैं। एक ही बच्चे के साथ एक बार से ज्यादा किया जाता है, मोर देन वंस किया जाता है, तो भी क्या होगा, एग्रीवेटेड होगा। 12 साल से कम का बच्चा है, कोई भी करे एग्रीवेटेड होगा। ठीक है, एग्रीवेटेड होने का मतलब क्या है, आगे अभी हमें पता चलेगा कि पनिशमेंट बढ़ जा रही है। ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति करता है जो उसी सेम शेयर्ड हाउस होल्ड में रहता है। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, कि जहां पे वो रह रहा है उस बच्चे के साथ या रहा हो इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ओनरशिप का क्या, ओनरशिप या मैनेजमेंट में हो इंस्टीट्यूशन फॉर चाइल्ड, ऐसी कोई संस्था जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कोई ऑर्फेनेज है, ऑर्फेनेज में कोई बच्चा है, या कोई ऐसी ऐसी संस्थान है जो अंधे बच्चों के लिए काम कर रहा है, और वहां पे वो व्यक्ति क्या करता है, बच्चे के साथ क्या करता है, उसको रेप कर देता है, मतलब उसके साथ असॉल्ट करता है, वो एग्रीवेटेड होगा। कोई ट्रस्ट या अथॉरिटी की पोजीशन में कोई व्यक्ति है ना, और वो उस बच्चे के साथ क्या करता है, ऐसा एक्ट कर देता है, नोइंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, और फिर उसके साथ ऐसा ऑफेंस कर देता है, तो वो भी एग्रीवेटेड होगा। अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड, और उसको रेप करने के बाद जान से मारने की कोशिश करता है, ठीक है, या असॉल्ट करने के बाद, सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, तो भी एग्रीवेटेड होगा। ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस या नेचुरल कैलेमिटी, तो वॉयलेंस, कम्युनल वॉयलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, और व्यक्ति क्या करता है, कोई चाइल्ड उसको मिल गया, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें उसको कोई बच्चा मिल गया और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जैसे मान लो उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, और उसके बाद वो क्या करता है, इन नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है। ठीक है, फिर प्रीवियस कन्विक्शन अंडर दैट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, उसके बाद ऐसा ऑफेंस कर रहा है, या फिर बच्चे को असॉल्ट करने के बाद स्ट्रिप या परेड कराता है नेकेड इन पब्लिक, वो भी क्या होगा, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट होगा। ठीक है, पनिशमेंट क्या क्या है साहब, देखिए इसके लिए, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या है, पेनिट्रेटिव एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, एपीएसए में, shall be punished with rigorous imprisonment, वहां पे आपने imprisonment के साथ रिगरस शब्द नहीं देखा था, imprisonment सिर्फ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एग्रीवेटेड होगा तो सबसे पहले रिगरस हो जाएगा। रिगरस का क्या मतलब होता है? विद हार्ड लेबर, विथ हार्ड लेबर, ठीक है, नॉट विथ सॉफ्ट लेबर, विथ हार्ड लेबर, ठीक। फिर फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, कम से कम 20 साल, ठीक है, जो हमने 16 साल से कम के बच्चे की कंडीशन में पढ़ा, कम से कम 20 साल, बट विच may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine with or with death। यहाँ पे क्या बढ़ जाता है? डेथ बढ़ गया। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या सजा होगी? कम से कम 20 साल, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन विद फाइन, और क्या हो सकता है, या फिर डेथ की भी सजा हो सकती है एग्रीवेटेड फॉर्म में। द फाइन इम्पोज्ड क्या होगा? उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे, मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, जो हमने वहां पढ़ा था, ठीक है, जो हमने सबसेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, 4 के सबसेक्शन 3 में पढ़ा था। फिर सेक्शन 10 पनिशमेंट किसके लिए? ये ऊपर के 1 2 हो गए किसके लिए? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, एग्रीवेटेड, और ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एपीएसए और एएसए के पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट देखिए, whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। नॉन एग्रीवेटेड में क्या था? कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, और क्या हो जाएगा एग्रीवेटेड में? कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, ठीक है, तो वही 2 साल बढ़ जा रहे हैं, इसमें पनिशमेंट एग्रीवेटेड में बढ़ जा रही है 2 साल की, ठीक है। चलिए इतना ही है बस हमें याद करना जो इस पूरे लेजिस्लेशन में है, ठीक है। इस पीपीटी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेक्शन 6 और नहीं सॉरी सेक्शन 5 और फिर सेक्शन 9, हाँ, सेक्शन 5 और सेक्शन 9 एग्रीवेटेड वाले, इन दोनों को एक बार रीड आप कर लीजिएगा। क्लॉजेस हैं सारे ए से लेकर के यू तक। 5 में आपको ए से यू तक मिलता है और 9 में आपको ए से बी भी मिलता है, एक बी एक्स्ट्रा मिलता है आपको यहाँ पे। नहीं, इतना नहीं आएगा या इतना नहीं याद करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश करेगा, एक बार आप पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप कोशिश इससे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको पहले 5 को इसमें याद कर लीजिए, 5 6 को इसके अंदर, कि ये स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहाँ पे पर्सन से हो रहा है कि कौन कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? स्पेसिफिक सिचुएशंस आ गई, ठीक। फिर ये हो रहा है कि असॉल्ट के रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस अगर स्पेसिफिक है तो ऐसा हो जा रहा है, कुछ पिक्यूलियर कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है। और फिर यहाँ पे अगेन आ जाता है कि साहब विक्टिम की स्पेशल कंडीशंस की वजह से ये सब हो रहा है, या विक्टिम को कोई हार्म हो रहा है तो एग्रीवेटेड हो जा रहा है, ठीक है। पनिशमेंट्स पूछ सकता है इसके अंदर सारी, देखो सेक्शन कम है तो पूछने के लिए 3 से लेकर के 12 तक में कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा लेजिस्लेशन होता तो हम कह सकते थे कि साहब ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, गिन के उन्होंने 3 से 12 ही पूछना है। 3 से 12 में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक आपको सब याद करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। याद करने के लिए अपनी भी ट्रिक्स आप लोग बनाइए, जिस भी ट्रिक से आपको याद होता हो, जैसे आप याद कर सकते हो। हाँ, चीजों को शॉर्ट में लिखना, चीजों को याद करना, ये आपका काम है, ये आपको करना पड़े, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज हम इस पे लगा लेंगे कल, ठीक है गाइस। तो इतना ही है अंडर पॉक्सो